हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। कौन कौन से टाइप के बिजनेस होते हैं और उनकी पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, बिजनेस के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनमें मेन 5 फॉर्म को हम कवर करते हैं अपने सिलेबस में, जिनमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सारा कुछ कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। इसके 2 पार्ट में पूरा वीडियो कवर होगा। आज के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप को। तो स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, सब कुछ जान लेते हैं। द टर्म सोल एम्प्लॉयज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर द ओनर। इसका मतलब हुआ कि ओनली एक आदमी इसका ओनर है। Hence, a sole proprietorship is one who is the only owner of a business. Sole proprietorship refer to a form of business organization which is owned, managed, and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. Sole proprietorship बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें एक ही इसका मालिक होता है, वही उसका मैनेजर होता है, वही उसको कंट्रोल करता है। वो इंडिविजुअल व्यक्ति ही बिजनेस के सारे प्रॉफिट को अर्न करता है और बिजनेस में जितने भी रिस्क होते हैं उसको भी वही बियर करता है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। इस तरीके का जो बिजनेस होता है इसको हम सोल ट्रेडर के नाम से भी जानते हैं। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के भी नाम से इसको हम जानते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे देश का सबसे पुराना और सिंपल फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज़ कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज सच एज ब्यूटी पार्लर और स्मॉल स्केल एक्टिविटी लाइज रनिंग ए रिटेल शॉप इन ए लोकलिटी। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया या रिटेल शॉप हो गई कोई भी जो हमारे आसपास में रहती है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे हम इसको जान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ये चल रहा है। जिसमें कुछ राइटर्स की डेफिनेशन भी दी गई हैं। फीचर्स की बात करते हैं क्योंकि यही सब आते हैं आपके एग्जाम में। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी टू स्टार्ट एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है जिसको स्टार्ट करना सबसे आसान है क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटी जो होती हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। देयर इज़ अ नो सेपरेट लॉ एंड दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है जिससे हम गवर्न कर सके सोल प्रोप्राइटरशिप को। इट कैन ईजिली बी डिजॉल्व व्हेन द सोल ट्रेडर इज इंटरेस्टेड, सो देयर इज एज इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस का जो फॉर्म है इसको स्टार्ट करना भी आसान है और इसको बंद करना भी आसान है। डिपेंड करता है सोल ट्रेडर यानी जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर। लाइबिलिटी: द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज़ अनलिमिटेड। चूँकि व्यक्ति एक है इसलिए इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जितने भी रिस्क होंगे वो सारे इसके होंगे। इट मीन्स दैट द ओनर इज़ पर्सनली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स इफ़ एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेब्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ जो इसका ओनर है वो पर्सनली लाइबल है हर तरीके के डेब्ट को पेमेंट करने के लिए। इफ़ एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है टू मीट ऑल द डेब्ट, जितने भी इनके कर्जे हैं उनको पेमेंट करने के लिए। इन अदर वर्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी में बी सोल्ड टू पे बिजनेस डेब्ट इन केस द डेब्ट एक्सीड द एसेट ऑफ द फर्म। तो ये इनकी जो पर्सनल एसेट होंगी, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको भी बेचा जाएगा जब तक इनके बिजनेस की लाइबिलिटी पेमेंट ना कर दी जाए। अगर इनकी बिजनेस की लाइबिलिटी जो है वो एसेट से ज़्यादा है तब। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो इनके अपने होंगे और जितने भी रिस्क होंगे वो भी इनके अपने होंगे। एनी रिस्क ऑफ फेलर ऑफ बिजनेस इज बोर्न और अलोन बाई हिम।
तो जितने भी बिजनेस के रिस्क होते हैं, अगर बिजनेस इनका फेल होता है, जो भी इससे बॉर्न होता है, तो वो सारा का सारा इन्हीं को बियर करना पड़ेगा। सिमिलरली इट इज़ अ इफ द बिजनेस इट सक्सेसफुली ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट्स विच बिकम ए डायरेक्ट रिवार्ड फॉर हिज रिस्क बियरिंग। इससे रिलेटेड जितने भी, अगर इनका बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो जितना भी प्रॉफिट इनको अर्न होगा डायरेक्टली इनके लिए वो क्या होगा, रिवार्ड होगा, क्योंकि रिस्क यही बियर कर रहे हैं। कंट्रोल, फोर्थ पॉइंट है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन मैन शो। तो ये क्या है, एक आदमी का शो है। राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली विच द सोल प्रोप्राइटरशिप ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। बिजनेस में जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इनका है, क्योंकि बिजनेस में जितने भी डिसीजंस मेकिंग है वो सारे के सारे इनके अपने हैं और ये क्विक डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं। नो सेपरेट एंटिटीज, ए सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज इन द आई ऑफ द लॉ नो डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड बिटवीन द फर्म एंड द प्रोप्राइटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी फर्म है और ये खुद हैं, इनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस ना होने के कारण ये सेपरेट एंटिटी नहीं है। 6 पॉइंट है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इस बिजनेस का है वो ये है कि बिजनेस में अगर बिजनेस का जो ओनर है उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बिजनेस आपका शट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक वो अवेलेबल नहीं होता है। एज ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी, डेथ, फिजिकल एलिमेंट और insolvency of the proprietor has a direct and discriminatory effect on the business. It may even lead to closure of the business. तो बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे। रीज़न क्या है, इसका बीमार हो जाना या अचानक से इसको डेथ हो जाए या कोई इंसॉल्वेंसी आ जाए, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बिजनेस की कंटिन्यूटी में इसका असर पड़ेगा। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है, ओनर एक है तो उसको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जिस तरीके से अपने बिजनेस को रन करना चाहे उस तरीके से रन कर सकता है, जिन गुड्स को उसको रखना है उसको रख सकता है, तो सारा कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है। सेकेंड पॉइंट है, कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी सूचनाएं उसके पास हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको वो अपने पास रखता है, उसको किसी के पास शेयर नहीं करता किसी के साथ भी। द मेंटेनेंस ऑफ फुल सेक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, फुल सेक्रेसी। एज प्रोप्राइटर हैज़ ए सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, it enable him to retain all information related to business operation confidently. Sole trader is also not bound by law to publish firm's account. तो सोल ट्रेडर जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है कॉन्फिडेंटली वो अपने पास रखता है और अदर बिजनेस लॉ की तरीके से इसको अपने बुक्स, जो बिजनेस की अकाउंटेंसी है यानी बिजनेस की जो बुक्स है उसको शो करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, डायरेक्ट इंसेंटिव। द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एज देयर इज नो वन एल्स टू शेयर अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड इनकरेज हिम टू वर्क हार्ड एंड अर्न मोर। जितने भी यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं उन सबको जो उसका प्रोप्राइटर होता है वो खुद इंजॉय करता है, मतलब ये है कि वो खुद उसको रिवार्ड को अर्न करता है। तो ये उसके द्वारा किया गया बिजनेस में जो एक्स्ट्रा एफर्ट है उसके बदले वो पैसा पाता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू पीपल हु वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन सभी व्यक्तियों को पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है जो खुद के लिए काम करना चाहते हैं। एज अ प्रोप्राइटर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। वो व्यक्ति खुद अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड हिम सेटिस्फैक्शन बट ऑल्सो क्रिएट ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। ये उसके अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। ए शॉ फॉर्मेशन एंड क्लोजर,
सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है, इसको स्टार्ट करना और इसको क्लोज करना ये बहुत ही आसान है, क्योंकि लीगल कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसके लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है यहाँ पे कि द रिसोर्सेज ऑफ प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, उसके लिए वो बंदा अपनी खुद की सेविंग्स बिजनेस में लगाता है या वो लोन लेता है। द बोरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो लिमिटेड एज बैंक एंड अदर lending institution may hesitate to extend long term loan to a sole proprietorship। इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर बैंक हैं, बैंकों के अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सब ने जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है इसके लिए एक लिमिट रखी हुई है कि भाई आपको ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है इस बिजनेस की। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली ऑफ स्मॉल साइज एंड लो ग्रोथ रेट। यहाँ पे रिसोर्सेज कम होने के कारण सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो जनरली क्या होता है, छोटे साइज का होता है, और जो इसका ग्रोथ रेट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न बिल्कुल लिमिटेड होती है, बिकॉज ये डिपेंड करती है अपने ओनर पे, और ओनर की जो लाइफ होगी, जो उसके स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है, या उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है ये बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस की जो लाइफ है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। रीज़न क्या है इसके, क्योंकि अगर बिजनेस अगर फेल हो गया या डेप्ट ज़्यादा हो गए हैं बिजनेस की एसेट से, तो इसका जो ओनर है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको अपनी लाइबिलिटी, जो बिजनेस की लाइबिलिटी है, उसको पेमेंट करने के लिए अपने पर्सनल एसेट को भी बेचना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, ये जो बंदा होता है इसके अंदर मैनेजरल की जो स्किल होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, या कुछ लोगों में जेन्युइन होती है, ये अलग मैटर है, वो एक्सेप्शन केसेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे चूंकि ये बिजनेस जो होता है वो नॉर्मल सेलिंग और परचेजिंग का बिजनेस होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेजरल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। ये यहाँ पे स्मॉल साइज में दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो शॉर्ट में फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशन। अब बात करें हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस की। हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस जो होता है ये इंडिया में अपने एक यूनिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि बहुत पुश्तैनी, बहुत पुराने समय से ये बिजनेस चला आ रहा है। इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, जिसको हम कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये अपने देश में बिजनेस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट रिफर टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस तरीके का जो बिजनेस होता है ये पूरी तरीके से ओन और कैरिड होता है इनके जो अपने मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनके द्वारा ये बिजनेस रन होता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। द बेसिक ऑफ मेंबरशिप इज द बिजनेस इन द बिजनेस इज बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली एंड देयर सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। इनके जो मेंबर्स होते हैं वो बाई बर्थ होते हैं, जैसे ही पैदा हुए वो बिजनेस के मेंबर कहलाते हैं, और इनका जो जनरेशन है वो कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। जो भी जनरेशन आएगी वो इसकी मेंबर बनती चली जाएगी। द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाई ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता और मैनेजर। इस बिजनेस का जो मेन मुखिया होगा उसको हम कहते हैं मैनेजर, और ये बंदा कौन होगा, जो घर में सबसे बड़ा सदस्य होगा। द डिसीजन ऑफ द कर्ता आर बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर। तो ये जो इसके डिसीजंस होंगे वो सभी मेंबर्स को क्या होंगे, मान्य होते हैं, सभी मेंबर्स इनकी बातों को मानते हैं। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेंटर्स एंड दे आर नोन एज को परसेंसर्स। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके सबके जो वोटिंग राइट्स होते हैं, जो ओनरशिप के राइट्स होते हैं, वो सब इक्वल होते हैं जैसे सभी व्यक्ति के होते हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो।
और इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, को पर्सन्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दिया गया है देयर आर टू सिस्टम अंडर द हिंदू लॉ। दो सिस्टम दिया गया है यहाँ पे। पहला है दया भाग्य सिस्टम और है मिताक्षरा सिस्टम। दया भाग्य सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम प्रिवेल इन वेस्ट बंगाल ओनली। तो ये सिस्टम कहाँ पे लागू है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। अंडर दिस सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली आर अलाउड टू बी को पर्सन्स। तो इस सिस्टम के अंदर मेल और फीमेल दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, को पर्सन्स होंगे। और मिताक्षरा सिस्टम में क्या होगा, दिस सिस्टम प्रिवेल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में ये वैलिड है। अंडर दिस सिस्टम ओनली द मेल मेंबर आर अलाउड टू बी को पर्सन्स इन द बिजनेस। व्यक्ति जो सिर्फ मेल होगा वही इस बिजनेस में को पर्सन्स कहलाएगा। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी मस्ट बी इनहेरिटेड बाई देम। ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, इसके लिए मिनिमम 2 व्यक्ति को मेंबर होना जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। इनके देयर इज नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर एज मेंबरशिप अराइज बाई वर्च्यू ऑफ द बर्थ। इट इज़ गवर्न बाई हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इनका जो बिजनेस है इसके लिए किसी तरीके के एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आपस के जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए। और इनका जो मेंबर है वो बाई बर्थ होता है और ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द को पर्सनसी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो क्या होगी, वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। इसका जो कंट्रोल होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। ही इज ऑथराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। ये बिजनेस को मैनेज करता है। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। तो ये इनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो अदर मेंबर के द्वारा भी मान किया जाता है, मतलब वो भी इसको मानते हैं कि हाँ भाई ठीक होगा। कंटिन्यूटी, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द मेंबर। इस तरीके का जो बिजनेस होता है वो किसी भी मेंबर के डेथ होने से, यहाँ पे मेंबर का मतलब होता है कर्ता के डेथ होने से बंद नहीं होता है। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ कर्ता द नेक्स्ट इल्डर मेल पर्सन्स इन द फैमिली बिकम द कर्ता। तो उनसे जो छोटा व्यक्ति होगा, जो मेन करता है, अगर उसकी डेथ होती है तो उससे जो छोटा व्यक्ति होता है घर में मेल का, वो इसका कर्ता कहलाता है। लिविंग द बिजनेस स्टेबल हाउ एवर द बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कॉन्सेंस ऑफ द मेंबर। ये बिजनेस तभी टर्मिनेट होगा जब सारे मेंबर्स आपस में मिल के कहें कि नहीं अब हमें बिजनेस नहीं करना है। माइनर मेंबर जो होगा वो भी इसका सदस्य होता है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस फैमिली में आएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो उसका ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा। तो माइनर मेंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक इसका मेंबर कहलाएगा बाय बर्थ। मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इफेक्टिव कंट्रोल है, बिकॉज यहाँ पे पूरी तरीके से सेंट्रलाइज मैनेज होता है बिजनेस और कर्ता जो होता है उसके हाथ में बिजनेस होता है, तो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा टाटा समूह, टाटा एक बहुत पुराना बिजनेस है जो चल रहा है कई सालों से, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इनके जो मेंबर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी, वो लिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता होता है, जो मेन मुखिया होता है, उसी की लाइबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, आपस में इनकी लॉयल्टी और कॉपरेशन होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी जो फैमिली का बिजनेस है वो आगे बढ़े और मार्केट में उसकी एक रेपुटेशन बनी रहे। यहाँ पे जो लिमिटेशन है उसके बारे में कहूँ तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड मेनली एन एंसेक्टरल प्रॉपर्टी। इनकी जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसी के बेसिस पे ये अपना बिजनेस रन कराते हैं, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है। दिस लिमिट द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो इस तरीके की जो लिमिट होती है ये इनके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, यहाँ पे बिजनेस का जो इनका जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यहाँ पे कर्ता को डोमिनेट किया जा सकता है। फैमिली के अदर में जो मेंबर्स होते हैं, कई बार क्या होता है, जो ओनर होता है, जो इनका कर्ता होता है, उसको कुछ फैमिली मेंबर से कई बार प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जिन लोगों से इसको इनकी मिली भगत होती है, उनके साथ मिल के ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरल स्किल, जो इनके माइंड में होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये कहीं कोई मैनेजमेंट पढ़ने नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजरल स्किल होती है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। यहाँ पे इन शॉर्ट दिया गया है, आप यहाँ से रिवीजन के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें पार्टनरशिप की, द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस गेव बर्थ टू पार्टनरशिप। तो कौन कौन सी कमियां थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कमियां हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो कमियां हैं, उनको देखते हुए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। लैक ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजरियल कैपेसिटी अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप पेव द वे ऑफ पार्टनरशिप एज अ वाइबल ऑप्शन। देखिए, फाइनेंस और मैनेजरियल जो कैपेबिलिटी होती है, इसकी कमियों को दूर किया गया किसके द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा। क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसे लोग ही पार्टनर बनते हैं जिनके अंदर या तो पैसे का गुण होगा, पैसे ज़्यादा होंगे, या उनके अंदर मैनेजरल स्किल अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, कुछ ना कुछ उनके अंदर अच्छा होगा, वही लोग मिलके आपस में पार्टनर बनते हैं। पार्टनर सर्व्स एज एन आंसर टू द नीड ऑफ ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वाइड स्किल्स एंड शेयरिंग ऑफ रिस्क। पार्टनरशिप एक आंसर है जिसमें ग्रेट कैपिटल लगती है, बहुत ज़्यादा पैसे की नीड होती है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी होती है, स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वो पूरी होती है, और बिजनेस का जो रिस्क होता है ये आपस में ये लोग शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं इन कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब यहाँ पार्टनरशिप के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, व्यक्तियों का समूह है जिसमें वो प्रॉफिट बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बिजनेस उनके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, इज कॉल्ड पार्टनरशिप। बहुत सारे राइटर्स की डेफिनेशन है यहाँ पे। फीचर्स की बात करें तो फॉर्मेशन जो इसका होता है वो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू आउट ए लीगल एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर। तो इसका जो एग्जिस्टेंस होगा, जो इसकी शुरुआत होगी, वो एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू होगी जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, इन विच टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होगी वो लिखी रहेगी इनके बीच में आपस में, ये कौन से रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटेंगे वो भी लिखा रहेगा, किस तरीके से ये अपने बिजनेस को स्पेसिफाई करेंगे, ये सब भी सारी चीज़ें मेंशन होगी इनके पार्टनरशिप डीड में। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिकॉज द पर्सनल एसेट मे बी यूज्ड टू पे ऑफ डेप्ट ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ऑफ बिजनेस एसेट। इनकी पर्सनल एसेट भी बेची जा सकती है अगर इनकी फर्म का डेप्ट एक्सेस है इन कंपैरिजन टू फर्म्स एसेट। तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो होगी वो होगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे रिस्क वियरिंग, रिस्क यहाँ पे बिजनेस का जो रिस्क होता है वो वियर होता है आपस में। सपोज करिए यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, तीनों इक्वल पार्टनर हैं, तो यहाँ पे जो रिस्क होगा वो तीनों में इक्वल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क वेयरिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। डिसीजन मेकिंग्स एंड कंट्रोल, इन ए पार्टनरशिप फर्म्स पार्टनर्स शेयर एमंग देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट। Thus the activity are managed throughout the joint efforts of the all partners. डिसीजन मेकिंग्स में सारे पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर वो मिलके कोई डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा सही डिसीजन लेंगे। हाँ, ये बात हो सकती है कि डिसीजन में कई बार टाइम लग सकता है, क्योंकि वो सारे लोग इकट्ठा होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तब वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट जो डिसीजन आएगा वो सॉलिड आएगा। तो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बिजनेस यहाँ पे कंटिन्यू होता है बिकॉज एक पार्टनर अगर डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, रिटायर कर गया, तो नया पार्टनर आ जाता है, या जो पहले के पार्टनर है एग्जिस्टिंग्स वाले
वो बिजनेस को आगे रन कराते रहते हैं। मेंबरशिप, देयर शुड बी मिनिमम 2% of a partnership firm. Section 464 of the Company Act 2013 provide that minimum of person in any partnership shall not exceed 100 subject to the limited prescribed in rule। देखिए यहाँ पे मिनिमम तो 2 हैं और मैक्सिमम इस रूल के तहत कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में ये कहा गया कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल 10 ऑफ द कंपनी क्या कहती है कि कंपनी एक्ट 2014 का, जिसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं और इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बिकॉज इन सब का एक कॉमन पर्पस होता है जिनमें ये आपस में मिलके काम करते हैं, एज ए एजेंट भी काम करते हैं और एज ए प्रिंसिपल भी ये काम करते हैं। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो भी होगा वो आसानी से ये कर सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में जो भी कही गई होंगी उसके हिसाब से फॉर्मेशन और क्लोजर ये आसानी से कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मिल के डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड है। मोर फंड्स की अगर इनको नीड होगी, बिजनेस को एक्सपैंड करना होगा, तो एज पर रिक्वायरमेंट ये फंड्स की जो भी ज़रूरतें होंगी उसको भी ये पूरा कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जितने भी बिजनेस के रिस्क होंगे उसको भी ये आपस में शेयर कर सकते हैं। सीक्रेसी, ए पार्टनरशिप फर्म कैन ईजिली कीप इट सीक्रेट ऑन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिक इट अकाउंट। तो यहाँ पे सीक्रेसी भी है, बिकॉज अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी इनको अपने पार्टनर्स फंड्स इनको स्वयं से इकट्ठा करना है, सेल्फ इकट्ठा करना है, तो इनको अपनी बैलेंस शीट नीड दिखाने की नीड नहीं होती है। तो ये बिजनेस में जो भी चीज़ें होती है वो सीक्रेट होती है, वो आपस में इनके बीच में ही रहती हैं। लिमिटेशन में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, बिकॉज अगर फर्म के डेप्ट एक्सेस होंगे तो इनको अपनी पर्सनल एसेट तक बेचनी पड़ती है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जेन्युइन सी बात है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो आपस में मनमुटाव भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कई बार ऐसा होता है कि फर्म के जो आपस में हमारी एग्रीमेंट है वो बीच में डिस्ट्रॉय हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म डेथ हो जाए अचानक से कई पार्टनर्स की, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है। और इसके अलावा है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का भरोसा भी कम रहता है कि मान लो भाग गए तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। टाइप ऑफ पार्टनरशिप के जो टॉपिक है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।